हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग है क्या, उनको क्या क्या इसके मेजर एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। एंड इसके फैक्टर्स क्या हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग है क्या? इट इज़ अ यूनिफाइड मतलब कि बहुत सारी प्रोसेसेस को मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, यूज टू अचीव competitive एडवांटेज। अब मैं आपको बेसिकली ये तो बुकिश लैंग्वेज सारा पढ़ाऊंगा तो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है। जनरली हमें पता है कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है और उसको उधर से लेकर उस बंदे तक पहुँचाना, उसके बीच में कितने सारे चैनल्स यूज़ होते हैं, मीडिएटर्स यूज़ होते हैं, सब अपना प्रॉफिट खाते हैं, कमीशन खाते हैं। ये एक एक डिफरेंट चीज़ है। तो चीज़ का जो कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। अब उस सामान को उधर से लेकर हम जैसे लोगों के पास पहुंचाने तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन का और जो भी मिडलमैन्स का, ये जब जो भी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स के अंदर आती है। अब इनकी प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए इसी, क्योंकि इससे क्या होता है, मिनिमाइज़ होती है हमारी कॉस्ट और मैक्सिमाइज़ होती है हमारी एफिशिएंसी, और हम कैसे कह सकते हैं इसको आउटकम्स। अब देखो, इसमें थर्ड लाइन में लिखा है यूज टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई ये चाहता है कि भाई कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। इसमें भी ये सब कंपनियां यही चाहती है, तो वो अपना लॉजिस्टिक्स को प्लान करती है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, तो अब ये दो तरीके से प्लानिंग होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके अंदर कैसे कैसे ले सकता है वो, या तो वो कस्टमर की सर्विस देकर अच्छी उसको प्रोवाइड करे जब हो जाता है, या तो उसको इंक्रीज वैल्यू कैसे होगी चीज़ की। मैंने कोई, जैसे हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, हमने कोई सामान मंगा लिया भाई, 3 दिन का टाइम दिया था उसने, वो उसने 2 दिन में डिलीवर कर दिया। तो हमें भी सही लगेगा कि यार हमने 3 दिन का सोच के करा था कि इस बंदे ने 2 दिन तक में डिलीवर कर दिया, या टाइम पे कर दिया डिलीवर। तो इससे एक इंक्रीज हो जाती है वैल्यू चीज़ की। ठीक है। अब वही चीज़ अब तुम 15 दिन बाद दे रहे हो, तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है, ऐसा लगता है यार सर्विस अच्छी नहीं है। लॉजिस्टिक्स, ये सारा लॉजिस्टिक की चेन होती है। ठीक है। अब इन इन दोनों को पाने से, कस्टमर सर्विस और इंक्रीज्ड वैल्यू को पाने से क्या क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट ये आता है कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो सुपीरियर लेवल की हो जाती है। इससे क्या होता है, वो डिमांड भी करता है आगे चल के उस हमारे प्रोडक्ट्स की। ठीक है। सिंपल सी बात है, वो तो करेगा डिमांड। अगर आप उसको सर्विस अच्छी दे रहे हो तो उसको ये हो जाता है कि भाई मैं इसी सर्विस, अब कुरियर का नाम आता है, हम कुरियर से देखते हैं, हमने कोई सामान सप्लाई भेजा है अपना, अगर वो टाइम पे, हम इसे ये बोलते हैं भाई देख पैसे तो सबको देने हैं, लेकिन टाइम पे पहुंचा पाएगा सामान, नहीं पहुंचा पाएगा। बात ये आती है, सेटिस्फेक्शन की बात आती है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट, ये प्रोसेस है ना, पूरे होल चेन को क्या कहते हैं, चेंज करता है, अफेक्ट करता है। अब 1 रुपये, एक सामान का प्राइस है 10 रुपये। कस्टमर को पता है अगर मैं, मेरे घर तक वो आएगा डिलीवरी करके, कोई मैंने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया तो मैक्स टू मैक्स मुझे 15 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है। अब हम इस कॉस्ट को कम से कम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, इन सबको चलाना, इन सब की प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। अब बात आती है मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। लेवरेजिंग लॉजिस्टिक्स, evaluating the impact, support the corporate strategic plan। फर्स्ट, leveraging logistics। अब इसमें क्या होता है, हर चीज़ का, हर कोई भी प्रोडक्शन का या कुछ भी चीज़ का कॉस्ट होता है। लिवरेज का मतलब ये होता है एक तरीके से कॉस्ट। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर मैंने 10 रुपये लगाया किसी चीज़ के अंदर, तो सिंपल सी बात है, मैं उससे ज़्यादा ही आउटकम की एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है। अब मैं 10 रुपये लगाकर मैं 5 रुपये तो लूँगा नहीं, मैं नुकसान में क्यों खेलूँगा गेम। 10 रुपये लगाए हैं तो मैं चाहूँगा कि भाई मेरी कॉस्ट मिनिमाइज से मिनिमाइज हो, लेकिन मेरी जो आउटकम हो ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ये सब चीज़ बताई गई है इसके अंदर। इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट की क्या बात है, देखो इम्पैक्ट तो आता है, मैंने कहा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी सामान है, अब उसको देखोगे लॉजिस्टिक्स लगने के बाद, अब मेरे बात सुनो, कोई भी सामान जो हम परचून दुकान से लेकर आते हैं, कोई भी सामान जो भी लूज़ लेकर आते हैं, हम मैगी ले आए, कुछ भी ले आए, क्या वो रियली इतनी की कॉस्ट करती है? अगर हम डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाएं, नहीं, वो इतने की बनती नहीं है। आप देखोगे तो वो बहुत कम की बनती है, लेकिन वो सारा धीरे धीरे आके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके अंदर बीच में चैनल्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, ये सब लगते हैं, बीच में मीडिएटर्स लगते हैं। तो ये सारे करके ना, तो ये सब अपना प्रॉफिट कमीशन खाते हैं, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है धीरे धीरे। और जो हमें दिख रहा है,
10-12 रुपए की जो मैगी मिल रही है वो असल में हमें इतनी की मिलती है, जबकि वो असल में बनती इससे बहुत कम में, अगर हम डायरेक्टली इंडस्ट्री से कांटेक्ट करें। लेकिन इंडस्ट्री से कांटेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो एक सिंगल पीस को तो बेचेंगे ही, और सिंगल पीस को बेचेंगे तो वो उसी रेट में बेचेंगे। तो ये पूरा पूरा इवेल्युएट करता है आपका इम्पैक्ट को। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, किसी के नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव ये होगा कि भाई अपने हमारी अच्छी अगर लॉजिस्टिक सिस्टम है, प्रॉपर है, सारे चेन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो रखी है, हमारे प्रॉपर वेयर हाउसेज, सब जगह वेयर हाउसेज अच्छी तरीके से हैं, तो सामान जाता है उधर से, तो उसको कम कॉस्ट के अंदर हम बंदे तक पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो भैया कॉस्ट उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी, जिसको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हर्ट होगी और उस पर इम्पैक्ट आएगा आएगा। सपोर्ट दी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी प्लान। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी प्लान क्या होता है? जो भी हमारे कंपनी का, कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट करता है या तो पॉजिटिव वे में या तो नेगेटिव वे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। अब फर्स्ट है नीड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये पहली बात, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की प्रोसेस है सारी लॉजिस्टिक्स। देखा जाएगा तो आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, सामान जा रहा है उधर से होलसेलर तक या इंडस्ट्री से निकल के अपने वेयर हाउस, डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेज तक। फ्लिपकार्ट देख लो, जाइंट अमेजन देख लो, ई कॉमर्स जाइंट है सारी सारे। ठीक है, तो देन कम्स दी प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर कस्टमर, जैसे हम बात करते हैं पेप्सोडेंट हो गया, पेप्सोडेंट के अंदर भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी, हर डिफरेंट टाइप्स के पर्सन के लिए हो गया। नमक वाला हो गया, मतलब कि सेंसिटिविटी के लिए हो गया अलग, नॉर्मल वाला अलग हो गया। ठीक है, तो मतलब कि ये जो, अब जैसे फ़ोन्स के लिए भी ले सकते हो, फ़ोन्स के अंदर भी वेरियस वेरियस कैटेगरीज हैं। स्मार्टफोन हो गया, नॉर्मल फ़ोन हो गया अपना, ठीक है, टैबलेट हो गया। तो ये सारे टारगेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सन को। अब इन सब को रखना अपने वेयर हाउस में। अब कल को भाई कोई टैबलेट ना मांगे, कल को डिमांड डिमांड हो जाए हाई फ़ोन की, लेकिन फ़ोन आपने बनाया एक लिमिटेड क्वांटिटी में, आपका वो ख़राब हो गया लेकिन उसकी ज़्यादा है। तो इन सब को मैनेज करना कि भाई कितनी डिमांड चाहिए, कितनी इन्वेंट्री में कितनी चीज़ें होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताता है। फिर आती है शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स। अब एक बात सुनो, जो खाने के आइटम्स होते हैं, जैसे हमें पता है मिल्क हो गया, ये हो गया, अब ये भी तो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज होती है उधर से आता है। क्या ये ख़राब नहीं होता इतनी देर में? इनकी इतनी तगड़ी सप्लाई चेन होती है जिसके कारण ये ख़राब नहीं होता। इनकी कोई लाइफ स्टाइल होती है 2-3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, ऐसे करके कुछ एक्सपायरी डेट होती है इनकी। ठीक है, तो आप ये समझो फैक्ट्री से, आप अपने आसपास देखना, आप जहाँ पर भी रहते हो, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मेरे आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन दूध प्रॉपर हर जगह मिलता है सुबह के टाइम पे। तो ये कैसे है? ये सप्लाई सिस्टम अच्छी है, और वही कॉस्टिंग में मिलता है जितने में मिलता है, मतलब कि नॉर्मली कॉस्टिंग जो होती है वो इसमें मिलता है। अगर सामान की लाइफ साइकिल कम होगी तो आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छी बिठानी पड़ेगी। अगर सप्लाई चेन थोड़ी ज़्यादा भी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, यार ऐसा तो है नहीं यार, 2 दिन का मैंने टाइम बोला, अगर मैं लेट हो जाता हूँ किसी भी कारण से, 3 दिन में पहुँचा दिया मैंने सामान, तो मेरा सामान ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, कुछ हो जाएगा। अरे नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। हम कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के कारण अगर सामान नहीं पहुँच पाया तो, लेकिन अगर दूध ऐसी चीज़ें होगी, ये 2-4 दिन अगर लेट हो जाती है तो वो ख़राब हो जाएगी। ख़राब हो जाएगी मीन्स लॉस प्रॉपर। ठीक है, तो इन तरह की चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी जिस और ये खाने के आइटम्स ही होती है जनरली, जो कि आपकी शॉर्टर होती है जिनकी लाइफ साइकिल्स। वेजिटेबल्स होगी, ये सब चीज़ें होगी, ये सारी इसी कैटेगरी में आती है। मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एंड डिलीवरी सिस्टम। अब देखो, अब डिपेंड करता है आइटम्स टू आइटम। खाने के आइटम्स हैं, मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उसके हिसाब से आपका जो ये पूरा डिलीवरी सिस्टम और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ बेसिकली? यार फैक्ट्री में सामान बन रहा है, इंडस्ट्री के अंदर सामान बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ बाहर से कोई सामान आ रहा है, क्या वो डायरेक्ट उड़कर आपके एरोप्लेन से आकर निकल के इधर आ जाता है क्या? कस्टम क्लियरेंस होती है, जो क्लियरेंस करवाती है टीम, वो फिर आपको कुरियर के थ्रू किसी पर उधर भेजती है। फिर वो जो डिपार्टमेंट होता है वो अपना डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ कहाँ प्रोडक्ट भेजने हैं। तो पूरी लंबी चेन होती है। इंडिया में कुछ सामान बन रहा है, आपके पास कैसे आएगा? पहले वो होलसेलर को बेचेगा, या कोई मेडिटेयर है बीच में तो उसको वो क्या कहते हैं, जो कुछ कमीशन खा के वो बताएगा कि भाई इनको ज़रूरत है तो आप इतने पीस बना लो, फिर उनको बताएगा, जिससे कि होलसेलर उधर से सामान खरीद लेगा। उसने अपना कमीशन खाया, होलसेलर ने भी अपना कमीशन खाकर रिटेलर को देगा, अब रिटेलर हमको देगा। तो ये जो भी चेन्स है ना, ये चैनल है ना, ये सारा बताया जा रहा है इसके अंदर।
तो जितनी कॉम्प्लेक्स होगी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उतना ही ज़्यादा कॉस्टिंग में थोड़ा आपको इम्पैक्ट मिलेगा, आपको कॉस्टिंग थोड़ी हाई मिलेगी। अब चेंज इन द स्ट्रेंथ एंड द रोल ऑफ द प्लेयर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब मैं कह रहा हूँ कल को अपने जो मीडिएटर्स हैं कमी आ जाए या होलसेलर की कमी आ जाए, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्या वो अगर 50 पैसे बढ़ाने चाहे अपने प्रोडक्ट के लिए जो कमीशन खा रहे हैं, या 1 रुपया, जो भी डिपेंड करता है, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि मोनोपोली आ जाएगी उनके अंदर। ठीक है, वो अपने सामान के अंदर प्राइस बढ़ा सकते हैं, फिर वो तो आपको क्या मिलेगा, कस्टमर को भी महंगा मिलेगा प्रोडक्ट। तो अगर उनकी स्ट्रेंथ में चेंज आता है, मैं कह रहा हूँ पहले 50 थे तो मेरे को इतनी कॉस्टिंग पड़ रही थी, 50 होलसेलर थे तो मेरे को 10 रुपये की कॉस्टिंग पड़ रही है। लेकिन आज अगर 30 हो जाए, क्या पता उन्होंने सबने मिलकर 50 पैसे बढ़वा दिए रेट, तो मुझे 10 रुपये 50 पैसे में मिल सकती है वो चीज़। तो ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, और उनका काम कहाँ पर आता है, वो कौन से लेवल पर बैठते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन अब मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप इसकी बस आपको क्या करना है, इसके पॉइंट्स जो लिखे ना, हेडिंग, आपको सिर्फ ये याद रखना है और ये वीडियो देखनी है। आप खुद बना कर आओगे पेपर में, मैं आपको शॉर्ट ही से कह रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत ईजी टॉपिक है ये। ठीक है, और थोड़ा सा समझाने के लिए करके आएगा, और पेपर में थ्रू के जैसे नीचे कस्टमर सर्विस अलग कर दिया, इंक्रीज वैल्यू, तो इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, लगता है कि यार इस पर्सन ने समझ के करा है चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।